नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा की शुरुआत आज एक शेर से करते हैं। बड़ा मुंसिफ है अमेरिका, उसे अल्लाह खुश रखे, बजैमो ख्वेस वह सबको बराबर प्यार देता है। किसी को हमला करने के लिए देता है मिसाइल, किसी को उससे बचने के लिए राडार देता है। जी हाँ, अमेरिका की नीति ऐसी ही रही है। दो देश अगर लड़ रहे हैं तो वो एक को हमला करने के लिए मिसाइल देता है और दूसरे को उससे बचने के लिए राडार देता है। ये तो अमेरिकन नीति है जो काफ़ी समय से संस्थागत है। लेकिन अमेरिका ईरान का जो हमला है, जो उसने इज़राइल के साथ मिलकर किया है, क्या अब वो बढ़ता जा रहा है? अब खबर ये आ रही है कि ईरान ने हॉर्मोज़ स्ट्रेट, जो कि फ़ारस की खाड़ी का एक बड़ा महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग है, उसे बंद कर दिया है। ये समुद्री व्यापारिक मार्ग इस महत्व का है कि आप इससे समझ लीजिए कि पूरी दुनिया का लगभग 20% तेल इस मार्ग से होकर आता जाता है। यानी अगर ये मार्ग बंद हो जाए, जो कि फारस की खाड़ी में स्थित है और ईरान के बहुत पास है, बड़ा सकरा मार्ग है। ऐसा कहते हैं कि वहाँ 3 शिप एक साथ नहीं निकल सकते, इतनी छोटी सी जगह है। चूँकि छोटा पड़ता है, इसलिए दुनिया का सारे कच्चे तेल की आपूर्ति का जो शिपिंग मार्ग है, वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट है। ईरान का दावा है कि उसने उसे बंद कर दिया है। आईआरजीसी के प्रवक्ता ने ये बताया है। हालाँकि अमेरिका अभी ये कह रहा है कि वो खुला हुआ है, लेकिन अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद हो जाता है, वाक़ई में ईरान का दावा सच निकलता है, तो आप ये समझ जाइए कि कुछ चंद दिनों के बाद पूरी दुनिया में तेल को लेकर हाहाकार जैसी स्थिति होगी। अपने देश भारत की ही बात कर लेते हैं। दुनिया के 20% तेल की आपूर्ति उसी हॉर्मुज़ स्ट्रेट के शिपिंग मार्ग के थ्रू होती है और भारत का तो 50% यानी जो पेट्रोल डीजल आप इस्तेमाल करते हैं, वो जहाँ से आता है, उसका 50% यानी आधा उसी स्ट्रेट से आता है। तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट अगर बंद हुआ तो भारत में तेल की कीमतें कहाँ पहुँचेंगी और तेल की आपूर्ति कैसी होगी, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। खैर, अभी युद्ध चल रहा है, अमेरिका भी बड़ी सैन्य शक्ति है, ईरान के चूँकि वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट से बहुत नज़दीक है हॉर्मुज़ स्ट्रेट, इसलिए वो उसे बंद करने में थोड़ा आसानी पा सकता है। हो सकता है वो खुल भी जाए कुछ देर के लिए, कुछ दिनों बाद अमेरिका उस पर नियंत्रण कर ले, लेकिन ये समस्या अभी यहीं थमने वाली नहीं है। ट्रंप खुद कह चुके हैं कि युद्ध 5 से 7 हफ्ते चल सकता है। ये ट्रंप का आकलन है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा चले और इस बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होता रहेगा, खुलता रहेगा, यानी तेल की आपूर्ति पर फ़र्क पड़ना तो निश्चित है। तो तेल की कीमतें दुनिया में उछलेंगी, ये एक मसला है ही है, वैसे भी उछल ही रही हैं, तेल की आपूर्ति पर असर तो पड़ा ही है, लेकिन फिर तो शिपिंग मार्ग ही बंद हो जाएँगे, तब क्या होगा इसका अंदाज़ा लगाना अभी बहुत संभव नहीं है। दूसरा, एक अमेरिका और इज़राइल युद्ध जिस स्थिति में पहुँचता जा रहा है, तस्वीरें जिस तरह की आ रही हैं, अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों को ईरान के फ़ोटोज़ आए हैं, वीडियोज़ आए हैं जो निकाल रहा है, जिनका इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के B-1 बम वर्षक भी तैयार हैं, जो कि बहुत भयंकर एक तरह की कारपेट बॉम्बिंग करते हैं और पूरे शहर के शहर और इलाके के इलाके को तबाह कर देते हैं। तो क्या ईरान और अमेरिका का युद्ध इस स्थिति में पहुँचने वाला है? ईरान की जो ऑफ़िशियल सैन्य लाइन है, वो बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है और फ़िलहाल तो ये कहा जा रहा है कि उसने सारे भी किसी भी तरह के मध्यस्थता और शांति के प्रस्ताव को ठुकरा दिए हैं। यानी कि मिडिल ईस्ट का झगड़ा अब ये इस कदर बढ़ेगा कि पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि हो सकता है ये एक मिनी विश्व युद्ध का रूप ले ले। खैर, मध्य पूर्व तो लड़ता ही रहता है, वहाँ इराक, फ़लस्तीन, गाज़ा, वेस्ट बैंक की खबरें आप सुनते ही रहते हैं और एक तरह से वहाँ हूती विद्रोही लड़ाइयों की खबरें आम हैं। लेकिन क्या मध्य पूर्व के वो देश जो कि पेट्रो डॉलर से आई संपन्नता का मज़ा उठा रहे थे, वहाँ दुनिया के सारे सुख सुविधाएँ थीं, इत्मीनान थे, क्या अब फ़र्क उन पर भी पड़ने वाला है? ऐसा ही रहा है। ईरान की फ़िलहाल जो रणनीति लगती है, उसके निशाने पर फ़िलहाल 2 बड़े देश नज़र आ रहे हैं, एक यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट जिसे हम यूएई भी कहते हैं। जी हाँ, ये यही वही यूएई है जहाँ दुबई है और दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेके यूएई के ठिकानों पर लगातार ईरान के ड्रोन्स, सुसाइड ड्रोन्स और मिसाइल्स गिर रही हैं। अभी तक ईरान ज़्यादातर उन देशों पर अटैक कर रहा है जहाँ पर अमेरिका के बेसेज़ हैं, जैसे कतर में, ओमान में, लेकिन यूएई में तो कोई अमेरिका का बेस भी नहीं है। शायद ये अब ईरान की स्ट्रेटजी है कि मिडिल ईस्ट के जो संपन्न मुल्क हैं, पहला उसका निशाना यूएई है, बाकी दूसरा सऊदी अरब है। सऊदी अरब और ईरान की खुन्नस पुरानी है और अब इस तरह की भी खबरें चूँकि चल ही रही हैं कि एमबीएस यानी मोहम्मद बिन सलमान की खामेनेई के एसिनेशन में, उनकी हत्या में खासी भूमिका है। तो अगर अब ईरान अगर 5-7 हफ्तों के बाद भी अगर अमेरिका इस युद्ध में एक नियंत्रण भी स्थापित कर लेता है, तो वहाँ जो छोटे-छोटे गुट हैं वो यूएई और सऊदी अरब को परेशान करने वाले हैं। सऊदी अरब में जो तेल की बड़ी कंपनी है अरामको, उस पर भी ड्रोन मंडराते देखे गए हैं ईरान के और ज़ाहिर है कि युद्ध थम जाएगा, उसके बाद भी कुछ विद्रोही, कुछ अव्यवस्था वहाँ फैलेगी और अब जानकार ये मान रहे हैं कि मध्य पूर्व के बदलते
हालात में हो सकता है कि दुबई जिस मकाम और जिस संपन्नता और जिस वैभव की बातें दुबई में होती थी, अब वो ना रहे, क्योंकि अब वो सेफ प्लेस नहीं रहा है। ईरान अभी आधिकारिक तौर पर उस पर हमला कर रहा है। इसके बाद जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, शिया सुन्नी मुस्लिम जगत के बीच में भी ये जंग थोड़ी सी फैलती जा रही है, और उसके बाद जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, जो नॉन स्टेट मिलिटेंट्स होते हैं, वो क्या अब आगे चल में दुबई और कतर जैसे संपन्न देशों के ठिकाने को निशाना बनाएंगे, जिसका अमेरिका से मतलब यही है कि आपने अमेरिका की मदद की, और बाकी शिया सुन्नी इस्लाम का झगड़ा तो है ही है। तो ऐसे में दुबई का सुंदर सपना भी टूट सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट में अगर ज़्यादा समस्या हुई, ईरान का उस पर ज़्यादा दिन नियंत्रण रहा, तो दुनिया में तेल को लेकर क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब सवाल है कि इन सबको रोकेगा कौन? कुछ लोग इसको इस तरह भी पेश करते हैं कि ट्रंप को रोकेगा कौन? ट्रंप को रोकने में रूस और चीन दो नाम सामने आते थे, जो सैन्य शक्ति में अमेरिका जैसी ताकत रखते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। चीन फिलहाल बयान देने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है, और थिंक टैंक्स भी मानते हैं कि चीन का जोर फिलहाल अपने को सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना है। चीन स्ट्रेटजिक पार्टनर रहा है ईरान का, लेकिन उसकी तरफ से कोई भी बयान के अलावा कुछ नहीं आया है, बल्कि बयान भी इस तरह के आने शुरू हो गए हैं कि हमने ईरान की कोई मदद नहीं की है। यानी ट्रंप तो रुकने वाले हैं नहीं, और ईरान भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हो सकता है कि अपनी अपार सैन्य शक्ति के सहारे अमेरिका, ईरान, इजराइल और युद्ध का जो त्रिकोण है उस पर नियंत्रण कर ले, लेकिन उसके बाद जो ईरान और उसके आसपास इराक में भी बड़ी शिया आबादी रहती है, लेबनान में बड़ी शिया आबादी रहती है, और हिजबुल्लाह जैसे संगठन भी हैं जिनको बरसों से, दशकों से इजराइल जैसी सेना से लड़ने का अनुभव है, वो नॉन स्टेट एक्टर्स के तौर पर क्या मिडिल ईस्ट में कुछ नया करेंगे? मिडिल ईस्ट एक नई अशांति का शिकार होने वाला है, लग तो ऐसा ही रहा है। तो ये जो मिसाइल हमला करने वाले देश, मामला हमला करने वाले देश को मिसाइल देने और फिर रडार देने की नीति से आगे बढ़ चुका है, और शायद मिडिल ईस्ट का ये झगड़ा इस बार कुछ ज़्यादा फैले। भले ही ये मिनी विश्व युद्ध या विश्व युद्ध जैसा रूप ना ले, लेकिन वो पूरी दुनिया पर भी असर डालेगा। भारत जैसे देशों पर भी तेल की कीमतें एक मुद्दा है, दूसरी खाड़ी देश भारतीयों के रोजगार के लिए बहुत बड़ा इलाका है, जहां पर एक अनुमान के मुताबिक 25 से 30 लाख भारतीय काम करते हैं। आधिकारिक आंकड़े कुछ और कहते हैं, जो इमिग्रेशन के थ्रू जाते हैं। और अगर संपन्नता के ये ठिकाने जो टापू हैं, कतर के, यूनाइटेड स्टेट्स के, सऊदी अरब के, ये इस हिंसा की चपेट में आए, जो अभी तक इससे बचे हुए थे मिडिल ईस्ट की हिंसा से, वो इसकी चपेट में आए, तो जाहिर है कि वहाँ के रोजगार, वहाँ की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। और फिर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी बहुत सारे लोग जो दुबई, कतर जैसे देशों में काम करते हैं, सऊदी अरब में काम करते हैं, फर्क उन पर भी पड़ा जाने वाला है। यानी युद्ध फैलेगा तो समस्याएं बढ़ेंगी। और दुबई जैसे सुंदर सपने, जहां पर आजकल बड़े दिनों से प्रवृत्ति देखी गई है, भारत का नौधनाढ़ वर्ग, भारत में कोई थोड़ा अमीर होता है तो वो देश छोड़ता है, तो लंदन के बाद उसका सबसे बड़ा ठिकाना देखा गया था तो वो दुबई है। तो जाहिर है दुबई जैसे शहर भी क्या मिडिल ईस्ट में फैल रही नई हिंसा का शिकार होंगे? ये तो भविष्य के गर्त में भी है, लेकिन संकेत कुछ ऐसे ही हैं। ऐसा ना हो तो अच्छा ही है। पूरा गड्ढा में आज यहीं तक, फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।